रहीम खान साहब, ये तो यूं लगा कि जैसे ये जॉन्डस जो है ये क्योरेबल है, ये ठीक हो जाएगा 15 दिन में, नहीं तो महीने में हो जाएगा। लेकिन ये बी सी डी ई तक जो आगे हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि खतरनाक हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि कम खतरनाक हैं? जी, अब देखें, ये ए बी सी डी और ई तक अब डिटेक्शन आई है और लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो इसको ई तक जो है वो अब डिटेक्ट करके बताती है कि भाई इसमें कौन सी किस्म का जो है वो है आपके सुए मिजाज। तो इसमें क्या है कि जो ए है ये अगर आप इसके ऊपर तवज्जो ना दें, पूरी तरीके से परहेज़ ना करें और मुरगन चीज़ों का और गर्म चीज़ों का मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें तो ये बढ़कर जो है फिर किसी बी या सी के अंदर जो है कन्वर्ट भी हो सकता है और ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ कहलाती है, CLD। इसको लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है इसमें अल्ट्रासाउंड भी बड़ा काउंटेबल होता है। और जैसा मैंने कहा कि देखें, ये जो जदीद ज़माने के जितने भी तरीक़ा डायग्नोसिस हैं, तशख़ीस के तरीक़े हैं, इन सब तरीक़ों को जो है हमारे यहाँ हुक्मा को भी अख्तियार करना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये किसी की मीरास नहीं है, बल्कि यह है कि हाली ने कहा था कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो और जहाँ पाओ अपना उसे माल समझो और उसको अख्तियार करना चाहिए। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि गुजर जा अक्ल से आगे, कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। तो वो मंजिल समझकर वहाँ रुक नहीं जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ मुश्किल ये होती है कि जो हमारी दीगर तरीक़ा है इलाज है वो उस पर वहाँ रुक जाते हैं। हम रुकते नहीं हैं, हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसकी फेल को दुरुस्त किया जाए और दुरुस्त करने में बाद औक़ात कुछ वक्त भी लग जाता है। अब हेपेटाइटिस ये जो है ये इसके माना है सोजिश, जिगर की सोजिश। अब आप पुराने हुक्मा को जिन्होंने जो नई मालूमात को हासिल नहीं किया या जो है वो रिपोर्ट्स को जो है वो नहीं गर्दान थे, तो उनके लिए ये कि अगर आप हेपेटाइटिस कहें वो परेशान हो जाएंगे, साहब ये नया मर्ज़ है कोई इस ज़माने का। हालांकि जब से इंसान है जब से ये भी है और इसकी पहले अक़साम बहुत कम हुआ करती थी, अब अक़साम बढ़ गई है, अब ज़्यादा है। तो उसकी वजह क्या है कि हेपेटाइटिस बी यानी सोजिश जिगर जो है ये पहले दर्जे में है। सोजिश जिगर जो है वो अब बी की सूरत में आ गया है। बी में भी एंटीजन और एंटीबॉडी दो किस्में होती हैं। एंटीजन जो है वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है और ये आपकी मालूमात और हम नाज़रीन की मालूमात के लिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ, आपको तो खैर मैं मालूमात नहीं फराहम कर सकता, लेकिन नाज़रीन के लिए मैं ये बात कहूँगा कि ये जो हेपेटाइटिस का वो है बी का, आप इस वक्त पाकिस्तान में कुछ नहीं है तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार है और उनको मालूम नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि कभी वो खून उनका टेस्ट के लिए चला गया या जो उन्होंने किसी को खून देना है तो वो जब निकाला तो मालूम हुआ कि उसकी स्कैनिंग हुई तो उसके अंदर जो है वो हेपेटाइटिस बी निकल कर आ गया। अब वो खून जो है वो दूसरों को नहीं लगाया जा सकता। पहले ये होता था कि अब ये इसकी स्कैनिंग नहीं होती थी। स्कैनिंग नहीं होने की वजह से बहुत से ऐसे मरीज़ कि जिनको जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां हैं और उन्होंने उसका खून लिया और मरीज़ को फ़ौरन लगा दिया तो वो बीमारी वहाँ मुंतकिल हो जाती थी। दूसरी मुंतकिली की जो सूरत है वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो ये होता है कि सबसे पहले वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाते हैं और हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ अब उसकी भरमार है। जब हमारा बचपन का ज़माना था, कराची का ही शहर था, यहाँ इतने ना हॉस्पिटल थे, सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल होता था, एक जिना हॉस्पिटल होता था और कहीं कोई किसी जगह पर प्राइवेट छोटे पैमाने पर हॉस्पिटल थे। अब तो ये जो बीमारियां इतनी बड़ी, ये हमारे अपने गलतियों की वजह से इन्फेक्शन आगे एक दूसरे को देते चले गए या हमारी ग़िज़ा की वजह से? नहीं, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं। यानी एक तो ये है कि जो गलतियों की सदा है कि जो हमें मिल रही है, लेकिन इसमें एक ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल्स का इस वक्त तरीक़ाकार है, इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इंजेक्शन डिस्पोजेबल
मांगते हैं कि साहब आप डिस्पोजेबल इंजेक्शन और ला वो कर नहीं ले होते, आए। सही कहा। अच्छा, डिस्पोजेबल में क्या होता है कि आप वो प्लास्टिक का बना होता है, पहले जमाने में ये होता था कि वो शीशे का बना हुआ होता था, उसको गर्म पानी में बॉईल करके किया जाता था तो उसके जरासीम वगैरह खत्म हो जाते थे। अब क्या है कि वो जो डिस्पोजेबल है सिरिंज है, वो सिरिंज जो है हॉस्पिटल में इस्तेमाल हुई। कराची के शहर में कम से कम डेली जो है 50-60 लाख इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। तो अब ये 50-60 हज़ार जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, अब पैरामेडिकल स्टाफ अपना थोड़े से बेनिफिट के लिए कि वो इंजेक्शन जो इस्तेमाल हुआ, उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी रखी हुई है डस्टबिन टाइप की, उसके अंदर वो डाल दिया। वो शाम को जो है वो उसके लेने वाले आ गए, उन्होंने वहाँ से वो सब इकट्ठे किए। वो बाज़ार में आपको 10, 12, 15 रुपए का मिल रहा है जो सही कंपनी बना कर दे रही है। अब उन्होंने क्या किया कि जाली काम तो बहुत होते हैं ना, तो उन्होंने 2 नंबरी की और वो जो मशहूर कंपनियां हैं उनके ही जो है उन्होंने जो है ऊपर रैपर चढ़ाया और उसको बगैर, चूंकि स्टरलाइज तो किया नहीं जा सकता, तो अब उसको जो है वो रीपैक करके और बाजार में सप्लाई कर देते हैं और दुकानदार को वो कहते हैं, बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल, है तो वो कम कीमत में देते हैं। अब किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को जो है और कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता कैंसर का कोई मसला है, ये सारी बीमारियां मुंतकिल होती है। इसके अंदर डॉक्टर्स का फरमाइए, क्या जिगर के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? देखिए, मुझे सिर्फ एक जुमला यहाँ और कहने दें कि हम इसमें एहतियात क्या कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ अपने लिए थोड़े से बेनिफिट के लिए, यानी 1-2 रुपए में क्या उसका जो है वो बना होगा, लेकिन खैर उसको तो शाम को हज़ारों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन वो इंजेक्शन डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने हाथ में कटर रखे और कटर उसी वक्त उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दे और कट कर दे, या जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ में जो हेड नर्सेज होते हैं मेल और फीमेल, उनको चाहिए कि वो वहाँ उस पोस्ट पर कम से कम ऐसे ईमानदार आदमी को रखे कि वो जो है इसकी कटिंग का जो है वो जिम्मेदारी ले कि ये चीज़ जो है वो उसने कट करके उसको ज़ाया कर दिया है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आप यकीन करें कि बहुत सारी मालूम भी नहीं होता हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है और वो चीज़ हमारे लिए आगे जाके नुकसान का बाइस बन जाती है। एक पेशेंट को कैसे पता चलता है हकीम साहब कि उसको गर्मी है, उसकी कोई अलामात है? अलामात ये हैं कि देखें, उसको जो है वो बार बार प्यास लगेगी और खुश्की पैदा हो जाएगी मैदे में, और उस खुश्की की वजह से वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा उसकी तलब बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ये होता है कि यूरिन का कलर जो है वो तिबनी कहलाता है हमारे यहाँ। तिबनी कहते हैं खुश्क घास को। घास जब खुश्क हो जाती है तो उसका कलर जितना खुशनुमा होता है वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या है कि यूरिन का कलर जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क पीले की तरफ चला जाता है। और वो जब हकीम साहब एक बात बताइए, आमतौर पे बहुत से हकीम होते हैं जो कहते हैं कि आप अपना सुबह का एक यूरन लेकर आएं तो फिर हम तशखीस करेंगे आपकी बीमारी की। देखिए, तो इसका मतलब यूरन देख के तशखीस हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पुराने ज़माने में तो जो हमारे यहाँ हुक्मा का कायदा था वो कारोरा कहलाता है। ये कारोरा असल में वाइट शीशी को कहा जाता है। तो उसमें वो जो सुबह का पहला यूरिन है वो पास करके और दिखाया जाता है। अब उसको वो हिलाते हैं, हिलाने के बाद देखते हैं कि उसमें धुएं की शक्ल में कोई चीज़ उठ रही है, ज़र्रात की शक्ल में कोई चीज़ उठ रही है, या जो है वो उसके कलर में कितना फ़र्क है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस कारोरे से मालूम हो जाती है। जिस्म के तकरीबन आप अगर सही माना में कोई हकीम कारोरा के माहिर हो और देखने वाला हो तो वो 75% उस मर्ज को पहचान लेता है कि जिस्म के किस हिस्से में क्या जो है तब्दीली रूनुमा हुई है।